So we were discussing regarding the risk assessment. हमने risk assessment में 5 steps देखे थे कल. 5 step कोई बताएगा कौन कौन से 5 step थे? Yes, sir. IERR. Identify the hazards. Identify the people who may be harmed and how. Evaluate the risk. Record and review. पूरा बोले. Evaluate the risk and decide on precautions. Yes, sir. Record the significant findings. Review and update as necessary. ठीक है? Review and update. जी जी. जो हमारा general hierarchy of control है, ये basically third step में आपके पास आता है यहाँ पे. अगर आप risk assessment को देखें तो your third step is evaluate the risk and decide on precautions, right? कल हमने किया था. तो ये जो precautions का word है, इसका मतलब होता है एहतियात, एहतियाती तदाबीर, कंट्रोल मेजर्स. तो ये कंट्रोल मेजर्स हम यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड स्टेप में, जो कि हमारे पास 5 है. सबसे पहले हमें बता रहा है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन से मुराद ये होती है कि अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, सेफली, तो वो काम करो ही ना, एलिमिनेट कर दो. ठीक है, जैसे इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको एक आयोश की स्लाइड से देता हूँ, वहां से बेहतर समझ में आएगा. अच्छा, आ जाए यहाँ पे हम वापस. सो अब देखिए, अगर कंट्रोल करना है हमने रिस्क को, ठीक है, तो हम क्या क्या फॉर्मूला इख्तियार करते हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन, राइट. साथ साथ ये वाली चीज भी आपने ध्यान में रखी है. सबसे पहला हमारा स्टेप है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब है खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना. तो सबसे पहले मैं कोशिश ये करूंगा मैं अपने हैजर्ड को जड़ से खत्म कर दूं. तो इसकी एग्जांपल आपके सामने ये देखिए कि ये क्या उठा कर है, मैनुअल हैंडलिंग यहाँ पे कर रहा बंदा, राइट, यानी वजन उठा रहा है. तो इसका सबसे इफेक्टिव मेथड ये है कि आप ये काम ही ना करें, ये मैनुअल हैंडलिंग ही ना करें, बल्कि इसकी बजाय ऐसा काम करे जो मैकेनिकली हो सकता है, यानी कि क्रेन यूज कर ले. तो जिस काम की वजह से इसको नुकसान पहुंचने का खतरा था वो इसने एलिमिनेट कर दी है. ठीक है, अब ये मैनुअल की बजाय मैकेनिकल हैंडलिंग कर रहा है. सेकंड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का लफ्जी मायने क्या निकलता है कि किसी ऐसी चीज से तबादला कर दो जिससे इसका हैजर्ड कम हो जाए. सब्स्टिट्यूशन की जगह रिड्यूस का वर्ड भी यूज होता है. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर इसी की एग्जांपल हम यहाँ से देखें तो हमारे पास आप देखेंगे कि एनिमेटेड स्लाइड, स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? राइट, एलिमिनेशन वाली देख ली, हम इसको रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली. नेक्स्ट है कि रिड्यूस या सब्स्टिट्यूशन. तो आपने क्या करना है, आप ये देख रहे हो ये A4 इतने ज्यादा क्वांटिटी में पेपर लेके जा रहा है, क्या इसको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी एक साथ? नहीं. ठीक है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. यानी ये अगर इतनी क्वांटिटी में ले जाएगा तो इसकी कमर पे जोर भी नहीं पड़ेगा, वर्टिब्री कॉलम या बैक पेन इंजरीज होने का भी खतरा नहीं होगा, और अल्टीमेटली क्या करेगा, A4 पेपर अपना काम भी निकाल लेगा. So you can always use substitution methodology अगर कहीं पे अप्लाई हो सकती है. तो पहला स्टेप क्या है, एलिमिनेशन. दूसरा है सब्स्टिट्यूशन या रिड्यूस. तीसरा स्टेप हमने देखा हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल का. इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारे पास 4 किस्म के होते हैं. ठीक है,
इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारे पास 4 किस्म के हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है आइसोलेशन या जिसको टोटल इंक्लोजर बोलते हैं। उसके बाद आपके पास है सेपरेशन या सेग्रीगेशन, देन यू हैव पार्शियल इंक्लोजर एंड इन लास्ट यू हैव सेफ्टी डिवाइसेस। तो आइसोलेशन या टोटल इंक्लोजर से क्या मुराद है आपके ख्याल में? आइसोलेशन या टोटल इंक्लोजर से क्या मुराद है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? जी जी सर हेलो, अब आ रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ सबसे पहला स्टेप है हमारा आइसोलेशन या टोटल इंक्लोजर। तो आइसोलेशन या टोटल इंक्लोजर का वर्ड सुन के आपके जहन में क्या आता है? सर आइसोलेशन मीन अगर हम इसका लफ्जी वो मतलब देखें अलहदगी, मतलब टोटल अलहदा कर देना इसको रिस्क से, हैजर्ड से। बिल्कुल सेपरेट आउट कर देना, टोटली इंक्लोज कर देना। जैसे आप लोग जो साइड पे काम कर रहे हो, उसामा भाई एंड आमिर भाई, आपने कभी लोटो का वर्ड सुना है? जी सर, लॉग आउट टैग आउट सर। लोग आउट टैग आउट। तो लोग आउट टैग आउट में करते हैं क्या हम? सर ये आइसोलेट कर देते हैं उसको सर, उसके बाद भी जो भी है टैग वगैरह लगा देते लोग हैं। आउट आइसोलेशन का वर्ड का मतलब ये होता है कि एनर्जाइज सोर्स को डी एनर्जाइज कर देते हैं हम, ठीक है? चाहे वो इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज सोर्स है, चाहे वो मैकेनिकली एनर्जाइज सोर्स है। तो किसी भी फॉर्म में अगर स्टोर्ड एनर्जी होगी, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एनर्जी, उस एनर्जी को हम डी एनर्जाइज कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पावर ऑन है इलेक्ट्रिसिटी पैनल की तो पावर ऑफ कर देंगे। अगर कहीं पे हमारे पास अगर पाइपलाइन है, वहां पे वॉल्व खुला हुआ है प्रेशर का, तो वॉल्व को शट डाउन कर देंगे। और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, या फ्लैंज लगा देते हैं। कहीं पाइपलाइन में आप बीच में फ्लैंज लगा के उसका ब्लाइंडिंग कर देते हो, तो वो क्या होती है? आइसोलेशन। ब्लाइंडिंग कभी करते हुए देखिए आप लोगों ने, ये खुद करवाई है कभी? जी जी सर, करवाइए। ठीक है, ब्लाइंडिंग में क्या करते हो कि उस पाइपलाइन को आगे से शट डाउन कर देते हो, बंद कर देते हो, इंक्लोज कर देते हो, टोटल इंक्लोजर कर देते हो पावर। तो मकसद क्या होता है आइसोलेशन का? कि आप जो एनर्जी रिलीज हो सकती है उसको प्रोटेक्ट करते हो। इसीलिए इसके लिए मेथड यूज होता है लॉग आउट टैग आउट। लॉग आउट टैग आउट का मतलब यह है कि आपने डी एनर्जाइज किया। ऑब्वियसली ये ज्यादातर मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए प्रोसीजर यूज होता है। तो आप लॉक करोगे, अपना नाम लिखोगे कि आपका नाम ये है, डेजिग्नेशन ये है, आपने इस पर्पस के लिए लॉक किया और इतनी देर के लिए लॉक किया, ताकि कोई दूसरा आने वाला उस पे काम की घर से आ रहा है, ये किसी भी और घर से आके वहां पे काम करना चाह रहा है, तो उसको वो अवेयर हो कि यार ये किस पर्पस के लिए आइसोलेट किया गया है, इस डी एनर्जाइज सोर्स को दोबारा री एनर्जाइज वो ना कर सके। ठीक है, तो दिस इज आइसोलेशन या टोटल इंक्लोजर। उसके बाद आपके पास है सेपरेशन या सेग्रीगेशन। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो ऐसी चीजें जो मिलके हार्मफुल हो सकती हैं, उनको हमने सेपरेट रखना है, सेग्रीगेट करना है, अलग-अलग रखना है, प्रॉपर्ली लेबल करके रखना है। जैसे आप लोगों को पता है कि एसिटालीन और आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मिलके गैस वेल्डिंग में यूज होते हैं, राइट? यस सर। दो सिलेंडर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एसिटालीन का और उसके बाद ऑक्सीजन का। तो ये फ्लेमेबल इन्वायरमेंट एक क्रिएट करते हैं। इसलिए कभी भी हम एसिटालीन या ऑक्सीजन सिलेंडर को एक साथ स्टोर नहीं करते हैं। और ओशा का स्टैंडर्ड ये है कि 6 मीटर अवे स्टोर्ड होने चाहिए। ठीक, सेपरेशन करते हो। अगर आपने कोई हैजिडियस गैस स्टोर करनी है, सिलेंडर स्टोर करना है, तो उसका सेपरेट स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है, ताकि वो जो उसके हैजर्ड्स हैं वो नॉर्मल प्रोडक्शन पे आपके ना अमल दरामद कर सकें, उनका अमल दखल ना उसमें कोई हो सके। देन यू हैव पार्शियल इंक्लोजर। पार्शियल इंक्लोजर किसे कहते हैं? कि जब आप किसी चीज को टोटल इंक्लोज ना कर सको, जैसे हमने आइसोलेशन के केस में किया था, तो जिस हद तक मुमकिन हो सके आप उसको इंक्लोज करोगे, ठीक है, पार्शियली इंक्लोज करोगे। इसमें आपके पास एलईडी आ जाती है, और भी एग्जांपल आ जाती है। मैं अभी आपसे ये शेयर करता हूँ इंटरनेट के थ्रू, एक मिनट रुकिएगा ताकि आपको सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी कोई वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ अगर मुमकिन हो सकता है तो।
अच्छा ये वीडियो में दिखाने लगूं आप लोगों को, ठीक है। इसमें आप साउंड आई डोंट थिंक सो आपको आती है, बरल वीडियो का कॉन्सेप्ट देख लें क्या है, फिर मैं आपको इसके बारे में मजीद बता दूँ। ये पिक्चर से क्या डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता लग रही है कि ये ग्राइंडिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग करते कुछ पार्टिकल्स वहां पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हवा में उड़े हैं। तो ये अगर यहाँ ही पे डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, बेशक ये रेस्पिरेटर यूज करे, कुछ ना कुछ ये इनहेलेशन करेगा या वहां से गुजरने वाले लोग करेंगे। तो ये अगर इसको टोटली इंक्लोज नहीं कर सकता तो पार्शली जितनी हद तक मुमकिन होगा ये वेंटिलेशन के थ्रू निकल जाएगा। इसको कहते हैं लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका एक कैप्चर हुड होगा जो ये चीजें कैप्चर कर रहा होगा, ये नीचे पीछे पूरा पाइपिंग सिस्टम है, डक्ट सिस्टम है, और ये कहीं जाके इकट्ठी हो रही होगी, ये सारी जो डक्ट यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, गंद यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। अच्छा भाइयों, क्लियर है ये बात लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन वाली? दोबारा से एक चीज बता रहा हूँ कि हम पार्शियली इंक्लोजर देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इस हैजर्ड को हम टोटली इंक्लोज नहीं कर सकते, जिस तरह हमने आइसोलेशन में देखा था टोटल इंक्लोजर होता है उसमें। यहाँ पे कुछ ना कुछ वहां पे पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो वो जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको बेस्ट मैनेज करने का तरीका ये है कि जो कैप्चर हुड है जिसने कैप्चर करना है वहां से उसको करीब तरीन रखा जाए, ठीक है। और लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का डक्ट का जो सिस्टम है वो पीछे जाके किसी प्रेशराइज फैन से उसको खींच रहा होगा, अपनी तरफ सक कर रहा होगा उस सारे पार्टिकल्स को, और जहरी सी बात है ये जाके कहीं पे इकट्ठी हो रहे होंगे सारी पार्टिकल्स। तो जिस तरह आपने कभी क्या नाम है वैक्यूम क्लीनर यूज किया, ये कालीन जी वगैरह, सर। ठीक है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, वो जो मोटर ऑन होती है तो वो सक कर लेता है सारे पार्टिकल्स को, तो उसकी विसिनिटी में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सक करता है, लेकिन वो जाके अंदर एक उसके फिल्टर में इकट्ठे हो रहे होते हैं, फिर आपको फिल्टर क्लीनिंग करनी पड़ती है, राइट। तो ये भी इसका एक फिल्टर होगा, एक इकट्ठे करने वाली जगह होगी जहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे होंगे और फिर आप उस फिल्टर को चेंज कर सकते हो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल इंक्लोजर। जहाँ आप पूरी तरह से इंक्लोज नहीं कर सकते तो आप इस तरह पार्शियली इंक्लोज करते हो, या आप ग्राइंडर वगैरह यूज करते हो, ठीक है, कटर ग्राइंडर, तो उनके ऊपर एक लिड लगी होती है, ठीक है, जो टोटल पूरी डिस्क के ऊपर नहीं होती लेकिन जितना पार्ट हो सकता है उस पार्ट के ऊपर होती है, ताकि पूरी तरह से तो हम इसको इंक्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको यूज करना है, तो एटलीस्ट उतने पार्ट को इंक्लोज रखें जितना पार्ट यूज नहीं होना, ठीक है। क्लियर है ये बात? सेफ्टी डिवाइसेस आपके पास, हर वो चीज जो आपको सेफ्टी में इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगी वो सेफ्टी डिवाइसेस कहलाएगी। जैसे कि आपके पास पर्सनल गैस मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, आपके पास गैस डिटेक्टर्स हैं, वो भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं। आप स्पेशल कोई किसी पर्पस के लिए कोई इक्विपमेंट यूज करते हो, ठीक है, जिस तरह आपके पास स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, फायर अलार्म डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ठीक है। क्या आइनोमीटर सर? बिल्कुल, वो भी इसमें आएगा जिसमें आप विंड स्पीड चेक करते हो, राइट। जी सर, जी सर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बड़ी सिंपल सी है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें थी जो आपको टाइम लगेगा समझाने में,
लेकिन आप और ये सब आपकी नजरों से गुजरता होगा साइड पे या जर्नली। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया कि मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल करना है, यानी आप अगर मैनेजमेंट का पार्ट है तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट सबसे पहले तो सिस्टम वर्क बनाएगी ना, प्रोसीजर्स बनाएगी। इसमें परमिट टू वर्क सिस्टम भी आ जाता है, इसमें रिस्क असेसमेंट भी आ जाती है, इसमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी आ जाता है। यानी सिस्टम क्या होता है, सारे प्रोसीजर अच्छे बनाएगी मैनेजमेंट। ये इंश्योर करेगी कि अगर कोई डेंजरस केमिकल है आपके सराउंडिंग में, H2S गैस है या रेडिएशंस हैं, तो उससे कम आपका एक्सपोजर हो, और आपके टाइम लिमिट को भी देखिएगा, टाइम जितना अगर एक्सपोजर होता है तो कम से कम डोज का एक्सपोजर हो, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा देर तक अगर आप H2S वाली इन्वायरमेंट में रहते हो वो आपके लंग्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, जॉब रोटेशन। एक बंदा एक साइड पे ज्यादा देर के लिए काम नहीं करता, उसके बड़ी सिस्टम होता है, एक बंदा थोड़ी देर काम करेगा, फिर वो रेस्ट करेगा, फिर दूसरा बंदा काम करेगा। और ये तो जुगाड़ू पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, IITS इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की या मैनेजमेंट की। तो ये मैनेजमेंट कंट्रोल जो है बेसिकली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में? एंड लास्टली यू हैव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPEs। और ऑब्वियसली PPEs आप किस पर्पस के लिए यूज करते हो, अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। PPEs की एग्जांपल दो, क्या क्या होती है PPEs? हेलमेट, गॉगल्स, फेस मास्क, एयर मफ्स, यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, Earplugs। कवरऑल। क्या हर सिचुएशन में एक ही तरह के ग्लव्स यूज करेंगे? नो सर। तो एग्जांपल देना इसकी मुझे, कुछ किस तरह हम डिफरेंट यूज करेंगे। मतलब सर मैकेनिकल के लिए सर, अगर कोई मैकेनिकल वर्क चल रहा है सर, उसके लिए हम इधर ग्लव्स करते हैं, मतलब आम रूटीन में कॉटन वाले ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर दूसरा मैकेनिकल काम चल रहा है तो जिसके ऊपर सर उसको भी पता नहीं क्या कहते होंगे, मतलब कि सर रबड़ कट की रेजिस्टेंट ग्लव्स सर जो होते हैं सर, वो मैकेनिकल कट हैंडल वगैरह जो रेजिस्टेंट चला ग्लव्स रहे होते हैं, हैं, आपके लेदर पास ग्लव्स होते हैं सर, हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स होते हैं, लेदर के जो वेल्डिंग वगैरह में यूज करते हो। आपके पास केमिकल रेजिस्टेंट नायलॉन के ग्लव्स होते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क PPEs चेंज भी होती हैं। ठीक है, मास्क भी चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन। मास्क के लिए बेहतर वर्ड है रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें आपके पास काबा भी आ जाएगा, आपके पास जनरल मास्क आ जाएंगे, N95 मास्क आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के कंटामिनेशन किस किस्म की हवा में मौजूद है, किस किस्म के जहरीले मादे या डस्ट पार्टिकल्स हवा में मौजूद है, उसके मुताबिक आपने PPEs की सिलेक्शन करनी है, मास्क वगैरह की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ये स्लाइड से बता देता हूँ जल्दी से। हमने जो चीज देखी है अभी रिड्यूस करेंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल ये बता रहा है, जैसे मैंने सेपरेशन की बता दी, ये देखिए अगर प्रोडक्शन एरिया से सेपरेट एरिया में केमिकल स्टोरेज एरिया रखा हुआ है इन्होंने। देन आप देखें कि आपके पास इंक्लोजर है। इंक्लोजर क्या कर रहा है, इंक्लोजर या जिसको हम इंजीनियरिंग कंट्रोल कह रहे हैं, ये बेसिकली हैजर्ड से के आगे प्रोटेक्शन दे देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो अगर इसका गलती से हाथ यहाँ पे लग भी गया तो इस जाली की वजह से ये बच जाएगा, प्रोटेक्शन की वजह से बच जाएगा। देन यू हैव सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो परमिट टू वर्क सिस्टम है उसकी सारी कंडीशंस लिखी होंगी। और लास्टली आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, हेलमेट, गॉगल्स, रेस्पिरेटर्स, योर एयर मफ्स या वेस्ट जो आप पहनते हो। ठीक है, लेकिन PPEs में आपको एक नुकसान ये होता है कि PPEs डिपेंड करती हैं पहनने वाले पे। जैसे इधर ये बता रहा है कि हार्ड हैट्स मस्ट बी वोर्न एट ऑल टाइम्स, लेकिन इस बंदे ने उतारी हुई हैं, तो अनसेफ एक्ट की वजह से PPEs इनइफेक्टिव हो जाती हैं अक्सर जगहों पे। हम PPEs पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, दीज आर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको काम आएंगी, लेकिन आप जो 4 पहले कंट्रोल मेजर्स हैं वो अगर आप लगाते रहोगे तो एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल आपका रिस्क मोस्ट ऑफ द केसेस में रहेगा। ठीक है, इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल ये वाली दी हुई है, इसलिए जिसके लिए मैंने स्लाइड खोली थी। ठीक है, कि आपने हियरार्की ऑफ कंट्रोल को समझना है कैसे है। आपके पास वो देखो कह रहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो रोड कंस्ट्रक्शन का अगर आपके पास काम हो रहा है, अगर आप एनालाइज करो तो आप एलिमिनेशन कैसे करोगे। आपने देखा कि पहले स्टेप में रोड क्लोज कर दी, यानी एलिमिनेट कर दिया, पूरी रोड बंद कर दी तो कोई बंदा यहाँ से गुजरेगा नहीं, जब गुजरेगा नहीं तो उसको हादसा नहीं पेश आएगा उसके साथ। सेकंड है कि आप
सब्स्टिट्यूट कर देते हो आप, रास्ता तो देते हो उन्हें लेकिन स्लो कर देते हो उन्हें कि आप आगे से स्लो हो, लेकिन इससे पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, फिर भी लोग तेजी से आएंगे। तो बेस्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल की कि पूरी प्रोटेक्शन, तो पूरी प्रोटेक्शन हम कैसे देंगे कि दूर से साइनेजेस भी लगाएंगे और इस तरह से बैरियर्स भी लगा देंगे ताकि आने वाले लोग जितने भी हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो सके। फिर हमारे पास जो हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हमें ये बताएगा, वर्कर्स को ये बताएगा कि भाई आपने इस हदूद के अंदर रह के काम करना है, अगर नहीं काम करोगे तो आप वायलेशन करे उस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की और आपके खिलाफ एक्शंस हो सकते हैं। एंड लास्टली सब लोग पीपीज पहनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक काम से इन्होंने पूरी हियरार्की ऑफ कंट्रोल आपको समझा दी है कि किस तरह आपने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या पीपीज का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन हायरार्की ऑफ कंट्रोल? किसी को है तो बता दें, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले एलिमिनेशन, सब इस पे टाइम इसलिए इतना ज्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो आपके पास 4 किस्म के इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं, देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड देन यू हैव पीपीईज। ठीक है, ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल के जो 5 स्टेप है ये आपने कभी नहीं भूलना है। उनके सब सेपरेट ये इंजीनियरिंग कंट्रोल किस टाइप के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम किस तरह लगा सकते हैं, इसको प्रेजेंट रखना है क्योंकि आपकी सेफ्टी टोटल है ही ये। अगर आप अपनी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अपनी जेएसएस और रिस्क असेसमेंट शेयर करें, आप में से किसी ने नहीं किए, ठीक है, कर दीजिएगा आप देख, क्योंकि उसमें से मैंने एक चीज आपको ये समझानी है कि अल्टीमेटली रिस्क असेसमेंट हो या जेएसए हो, मकसद यही होता है कि आपने हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके कंट्रोल मेजर्स लगाने होते हैं। और कंट्रोल मेजर इसी के थ्रू लगते हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल के थ्रू ही लगते हैं कि पहले आप कोशिश करते हो कि वो काम ना करो, फिर उस काम को इस तरह से करने की कोशिश करते हो कि उसके हैजर्ड्स कम हो जाए, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई करते हो और फिर इन दी एंड पीपीस के बारे में बताते हो। साइड पे आपने साइनेजेस तो देखे होंगे डिफरेंट जगहों पे, सेफ्टी साइनेजेस, राइट? यस सर। तो सेफ्टी साइनेजेस वैसे तो आपने देखे होंगे, लेकिन सेफ्टी साइनेजेस के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो होते हैं। वो क्या स्टैंडर्ड है? आपके पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज के सेफ्टी साइनेजेस यूज होते हैं। एक पहली कैटेगरी है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि ये काम नहीं करना, लाइक नो स्मोकिंग, ठीक है, कि ये जिस काम से मना किया गया हो। सेकंड, वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइंस आपको अलर्ट करते हैं कि इसमें खतरा हो सकता है, आपको वार्न करते हैं, एहतियात बरतने के लिए आपको कहते हैं। मैंडेटरी साइनेजेस का मतलब होता है कि ये चीज आपने लाजमी यहाँ पे यूज करनी है, जैसे कि योर पीपीज, ये सेफ्टी शूज का बता रहे हैं यहाँ पे। देन यू हैव सेफ कंडीशन साइनेजेस, जो आपको बताते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन सी सेफ कंडीशंस में आप जा सकते हो। जैसे इमरजेंसी एस्केप रूट होते हैं, आपके मार्शलिंग पॉइंट, असेंबली पॉइंट्स होते हैं, तो वो सेफ कंडीशंस को हाईलाइट कर रहे होते हैं। लास्टली यू हैव फायर इक्विपमेंट का साइनेज, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होंगे, फायर होज रील्स होंगी, ठीक है, वहां पे ये साइनेजेस इस तरह के होते हैं, फायर इक्विपमेंट के साइनेज। अच्छा, अब इन साइनेजेस में आपने याद क्या चीज रखनी है, आपको पता क्या चीज होनी चाहिए? स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोहिबिशन का साइन है वो रेड कलर का इन शेप हो, उसकी बाउंड्री रेड कलर की होती है, सर्कुलर इन शेप होता है, उसमें पिक्टोग्राम ब्लैक कलर का होता है और उसका बैकग्राउंड व्हाइट है, और उसमें एक डायगोनल कलर की आपके पास शेप भी आ रही है जो कि रेड कलर की है। सिमिलरली इसमें देखिए शेप जो कि ट्राइंगल है, उसकी बाउंड्री ब्लैक है, येलो कलर का आपके पास बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर का आपके पास पिक्टोग्राम है। इसमें बताएं आप मुझे ये इंफॉर्मेशन इसमें से निकाल के बताएं, क्या इंफॉर्मेशन मैंडेटरी साइन में है? सर ब्लू कलर की बाउंड्री है और ब्लू कलर की मतलब और सर्कुलर शेप है और व्हाइट कलर का और ब्लू कलर, जी सर, और व्हाइट कलर का पिक्टोग्राम है। इसी तरह आमिर भाई आप नेक्स्ट शेप को मुझे एक्सप्लेन करके बताएं। ये सर सेफ कंडीशन है और अपना ग्रीन बैकग्राउंड है और अपना व्हाइट कलर का इसने इंडिकेशन दिया है बाहर जाने के लिए। पिक्टोग्राम है बेसिकली जो पिक्चर होती है। यस सर। ठीक है, आपको वो बताया है। और इसकी शेप आपके पास क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। सिमिलरली इसकी भी रेक्टेंगुलर शेप है, रेड कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर का पिक्टोग्राम है, ठीक है, और ब्लैक कलर की बाउंड्री भी दी हुई है स्पेशली, ठीक है, ये बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी ब्लैक कलर की। यस। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको साइनेजेस के हवाले से पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
वार्निंग साइनेजेस, कोई खतरा हो कहीं पे आपको, जैसे कि हेल्थ हैजर्ड है, या जैसे ये आपने अक्सर जो फ्यूल टैंक्स हैं उनके पीछे ये निशान देखा होगा, तो आपको खतरे से अलर्ट करने के लिए ये ज्यादातर पीपीज के यूज के लिए होता है साइट पे, मैंडेटरी साइनेजेस। कहीं पे सेफ कंडीशंस को इंडिकेट करना हो, जैसे कि असेंबली पॉइंट्स होते हैं उसमें ये वाले साइनेजेस यूज होते हैं, और कहीं पे फायर इक्विपमेंट को हाईलाइट करना हो तो वहां पे आपको इस तरह के साइनेजेस देखने होते हैं। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो इन साइनेजेस से रिलेटेड उन्होंने आपको यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसकी शेप किस कलर की है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पिक्टोग्राम किस तरह का है। ठीक है, और ये स्पेशली इसकी एक एक एग्जांपल दी है कि कहाँ कहाँ पे आप ये साइनेजेस यूज करते हो। मुझे आप लोग थोड़ी सी थिंकिंग करें, पीपीज हमने लास्ट में पढ़ा है, तो पीपीज की थोड़ी सी इंडिकेशन बताएं कि किस सूरत में पीपीज आपके पास सेफ टू यूज होती है, और क्या क्या इंडिकेटर होते हैं कि ये पीपी सेफ टू यूज नहीं है। मसले मसाइल उसके बताएं, बेनिफिट बताएं और लिमिटेशंस बताएं क्या होती है यूज ऑफ यूजिंग पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोग यूज करते हैं माशाल्लाह से, खासतौर पे जो साइट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो आपको लगता है कि पीपी से रिलेटेड ये मसाइल हैं और ये इसके फायदे हैं, मुझे बता दें बस। सर इसके बेनिफिट्स ये हो सकते हैं, पहले तो ये कि ये चीप है, ठीक है, और दूसरा ये सर इमीडिएट प्रोटेक्शन है। इमीडिएट प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही पहनते हो उसी वक्त से आपकी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जी सर। शाबाश, कोशिश करो, अच्छे पॉइंट्स बताएं। ये बेसिकली इंटरम कंट्रोल भी है। इंटरम कंट्रोल कहते हैं कि जो आपका वक्ती तौर पे कंट्रोल में इफेक्टिव लग सकता है, यानी जब तक आप मुश्किल कंट्रोल में लगाओ कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स को मुश्किल कंट्रोल में समझा जाता है, यानी टाइम टेकिंग है, पैसा ज्यादा लगता है, तो तब तक एटलीस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगी पीपी से एक हद मुमकिन। फिर कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सिर्फ पीपी ही एज अ कंट्रोल में ये यूज हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग रिफाइनरी में अगर काम कर रहे हैं और रिफाइनरी में ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत पाइपिंग वर्क हुआ हुआ है और आपको झुक के जाना पड़ा है वेल्डिंग वगैरह को सुपरवाइज करने के लिए, तो आप जब जाओगे तो अक्सर ये चांस होता है कि आपका सर ऊपर पाइप पे लग जाता है। मेरे साथ तो काफी दफा हुआ है। ठीक है, तो उस सूरत में हेलमेट ही होता है जो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप रिफाइनरी एरिया में खास तौर पे काम करते हो या ऐसी जगहों पे काम करते हो जहाँ तंग पाइपिंग से होते हुए जाके आपने अपनी साइट लोकेशन पे पहुंचना। फिर आपको पता है कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट पहने हो, गॉगल्स पहने हो, कभी आपने ग्लासेस बाहर से बाहर की हो और वो आपको चेहरे पे फिट ना आई हो, तो आप लेते हो ग्लासेस कभी? नहीं सर। ग्लासेस हैं, कान से बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप वो चीज लोगे जो आपको फिट आएगी। ठीक है, आपके चेहरे पे, आपके फेस पे अगर आपकी पीपीज, आपकी बॉडी पे पीपीज फिट नहीं आ रही तो वो एक एक्स्ट्रा हैजर्ड क्रिएट करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो कवर ऑल है वो खुली है, तो लूज क्लॉथिंग एक हैजर्ड है जो मशीनरी के साथ अगर आप पे इंटैक्ट होता है तो वहां पे इंटेंजनमेंट हो सकती है, फंस सकते हैं आपके कपड़े और अल्टीमेटली वो आपको भी इंट्रैप करेंगे। फिर उसके अलावा अगर आप गॉगल्स यूज कर रहे हो ऐसे कि जो आपके चेहरे पे फिट नहीं है तो वो बार बार तंगी करेंगे, आपका ध्यान सारा आपकी गॉगल्स पे या हेलमेट पे ही होगा कि ये मुझे तंग है, फिट नहीं है। ठीक है, यानी पीपीज जो सप्लाई करनी है एम्प्लॉयर ने, क्योंकि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, उसने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन सप्लाई करनी है, जिसको हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं कि हमने जो अपनी साइट पे लोकेशन जिस पे काम हो रहा है उस जगह को वर्कर के मुताबिक एडजस्ट करना है, ना कि वर्कर को कहना है कि जगह के मुताबिक एडजस्ट। ठीक है, ये देखिए पीपीज के मुताबिक इंफॉर्मेशन अगली स्लाइड में कन्वे की गई है कि पीपीज क्या होनी चाहिए, सूटेबल आपने सप्लाई देनी है बीइंग द एम्प्लॉयर, रिस्क के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने ग्लव्स की बात की थी कि आप केमिकल ग्लव्स अपने हीट रेजिस्टेंस वाली जगह पे यूज नहीं करोगे, जिस तरह का रिस्क है उस तरह की पीपी यूज करोगे। एर्गोनॉमिकली फिट होनी चाहिए। एर्गोनॉमिक का क्या मतलब है कि आपकी, जैसे अभी बात बता रहा था कि आपके मुताबिक पीपीज एडजस्ट होनी चाहिए, ना कि आपको कहा जाए कि जो मिल गया उसी में एडजस्टमेंट करो। आपको खुला हेलमेट दे दिया गया, कह रहे हैं बस गुजारा करो, आपकी बॉडी के मुताबिक आपको पीपीज मिलनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी होनी चाहिए जो ओवरऑल रिस्क को बढ़ाए ना। ओवरऑल रिस्क को कैसे बढ़ाएंगी,
अगर हेलमेट खुला पहनते हो या बहुत ज्यादा तंग पहनते हो या एयर मफ्स एयर प्लग्स आप क्वालिटी के नहीं पहन रहे, ऐसे पहनते हो कि जो इन्फेक्शियस थे, जिनमें डस्ट पहले से लगी हुई है, तो ऑब्वियसली आपके लिए खतरे को बढ़ाएंगी कम करने के बजाय। फिर हम कुछ स्टैंडर्ड्स है जिनको फॉलो करते हैं पीपीज में। पीपीएस के लिए नॉर्मली एएनएसआई के स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को। तो इंश्योर करना है कि उस स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ बनी हुई है। आपने इंश्योर करना है कि सारी पीपीज आपस में कंपैटिबल है। आपस में कंपैटिबल का मतलब ये है कि आप हेलमेट पहन रहे हो तो आपको गॉगल्स या ग्लासेस पहनने में कोई हिंड्रेंस नहीं पेश आ रही। अगर आप एयर मफ सेफ प्लग्स पहन रहे हो तो बाकी पीपी यूज करने में आपको कोई जो है ना वो पेश नहीं आ रही, आड़ पेश नहीं आ रही। स्टोरेज हमने सूटेबल रखनी है। ऑब्वियसली अगर सूटेबल स्टोरेज नहीं रखेंगे, खास तौर पे इस तरह की जो चीजें होती हैं एयर मफ्स और एयर प्लग्स, ये कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऐसी जगह पे अपनी पीपी स्टोर कर रही हो जहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा होती है स्टोरेज वाले एरिया में, तो अगर आपने एयर मफ एयर प्लग अपने कान के अंदर घुसाया हुई डस्ट वाला या डिफरेंट कंटेमिनेशन से उसका एक्सपोजर है, तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक, पीपीज के बारे में, पीपीज को सप्लाई करना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन देना, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, IATS। ठीक है, अगर उसामा भाई आपसे मेरा सवाल है, अगर साइट पे कोई बंदा पीपीज प्रॉपर यूज नहीं करता तो आप क्या करते हो? क्या करना चाहिए एक सेफ्टी प्रोफेशनल? सर अव्वल तो अगर जो मैं अपने वहाँ देखूँ तो उसको तो साइड पे तो हम घुसने नहीं देते बगैर पीपीस के। उसको ये है कि वार्निंग देते हैं, ठीक पीपी है, पहन के आया है लेकिन काम के दौरान वो उतार जी, के साइड पे बैठा हुआ है। उसको इमीडिएटली रोकना है सर, उसको क्या कहते हैं, गाइड करना है उसको, यानी वो जितने भी है बदमाशी रूल्स करता है भाई, तू कन्वेंस। कौन है भाई मुझे बता रहे कि पीपीज पहना है, तू कौन इधर आ गया तो मुझे उसको बता बस रहे। सीधा कंप्लेन करके साइड से बाहर करना, और क्या करते हैं, बस यही है। इसको कहते हैं, डिसिप्लिन जो रिजेक्शन अमल पे सर। इसको कहते हैं इन्फोर्समेंट, अमल दरामद डंडे के जोर पे कराना। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन वार्निंग से। देगा, अगर नहीं मानता फाइन्स वगैरह जो सिस्टम बिल्कुल है ऐसे उससे भी नहीं मानता तो इसको उसके बाद कहते हैं निकाल सकते इन्फोर्समेंट, डिसिप्लिन लेके आना। यानी अगर प्यार से नहीं समझता तो आप वायलेशन दो, फाइन करो, या अल्टीमेटली फिर आपको साइड से निकालना पड़ेगा। तो अमल दरामद करानी है आपने यूज ऑफ पीपीएस की। हमने बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट हम इस चीज को अमल दरामद करा रहे हैं इस चीज की। और अगर आप देखते हो कि किसी वर्कर के पास हेलमेट है लेकिन टूटा हुआ है, वो ग्लासेस है लेकिन उन पे स्क्रैचेस है, तो क्या करोगे? उनको रिप्लेस करवाओगे। ठीक है, अगर कोई चीज रिपेयर हो सकती है, जैसे हेलमेट है उसकी चिन स्ट्रिप नहीं है, तो अगर रिपेयर हो सकता है वो रिपेयर करवाओगे। अल्टीमेटली आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि आपको रिप्लेस उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था पीपीस के बारे में। आपको पता होनी चाहिए कि क्या पीपीस क्या चीज है, किस तरह से उनको स्टोर करना चाहिए, क्या फायदे हैं पीपीस के। अब अगर मैं मेरिट्स और लिमिटेशंस पूछूं, जैसे अगली स्लाइड में उसने पूछा हुआ हमसे कि डिस्कस द बेनिफिट्स, यानी कि मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, यानी क्या क्या लिमिटेशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं जब हम पीपी यूज कर रहे हैं रिस्क कंट्रोल मेथड को, तो वो आप मुझे बताओगे। वो अभी हमने डिस्कस की थी, आप लोगों ने कुछ बताई भी है। देखो, इंटरम कंट्रोल का मैंने अभी बताया कि दे कैन बी यूज्ड एज एन इंटरम कंट्रोल। इंटरम कंट्रोल यानी वक्ती तौर पे तो कंट्रोल करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको इंजीनियरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ही लाने पड़ेंगे, ठीक है, बेहतरी के लिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये बेनिफिट हो जाता है कि सिर्फ ओनली कंट्रोल ऑप्शन रह जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से इलैबोरेट किया है, तो कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ पीपीज ही हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बैकअप के तौर पे यूज होते हैं, इस पीपीज को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। तो अगर हमें कोई इमरजेंसी होगी तो हम इस पीपीज को एज अ बैकअप यूज कर सकते हैं। अगर बाकी सारे कंट्रोल मेजर्स फेल हो गए हैं, एलिमिनेशन वाला कंट्रोल मेजर भी फेल हो गया, सब्स्टिट्यूशन वाला भी, इंजीनियरिंग कंट्रोल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी, तो इन दी एंड हमारे पास पीपीज होती हैं रिलाय करने के लिए, चीप होती हैं और पहनते साथ इमीडिएट प्रोटेक्शन हमें देती हैं। जबकि लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये सिर्फ पहनने वाले को ही प्रोटेक्ट करेगी। जबकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर होते हैं या इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर होते हैं, वो ये फोकस करते हैं कि सब लोग प्रोटेक्ट हो, ना कि सिर्फ एक बंदा जो पहने उसे वो प्रोटेक्ट हो। अगर हम फिट नहीं करते प्रॉपरली, इट मे नॉट बी प्रोटेक्ट, इट मे नॉट प्रोटेक्ट एडिक्वेटली इफ नॉट फिटेड प्रॉपरली। जैसे ग्लासेस की एग्जांपल दी, जैसे आपको हेलमेट की एग्जांपल दी, अगर वो आपको फिट नहीं है प्रॉपरली तो वो ओवर हैजर्ड को कम करने की बजाय बढ़ाएंगे। ठीक है, और आप पाकिस्तानी लोग, खास तौर पे हम कोई वजन पहनना पसंद नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि यार हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, तो
ये हमारा एटीट्यूड होता है कि पीपल डू नॉट लाइक वेयरिंग पीपीज। नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं होता इतना वजन उठा के फिरना, पीपीज पहन के फिरना, ठीक है। इट मे इंक्रीज अवर रिस्क बाय इम्पेयरिंग द सेंसेस। जैसे अक्सर आप ग्लासेस पहनते हो तो वो भाप सी कैफियत जो नहीं आ जाती, ग्लासेस में पानी आ जाता है, तो वो आपकी देखने की काबिलियत को कम करती है, तो आपके सेंसेस को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपको कोई ऐसा काम है जिसमें आपने बहुत बारीकी में चीजों को देखना तो वहां पे ओवरऑल हैजर्ड को ये बढ़ाएगी, ठीक है। और लास्टली अगर ये फेल होती है, इफ इट फेल्स टू डेंजर, यानी कि ये अगर आपने काम नहीं किया पीपीज ने, तो इसके बाद कोई चीज नहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। दोबारा ज्वाइन करेंगे, टाइम खत्म हो गया है।